Good morning, cadets. I'm Lieutenant Meenakshi Gehlot, Associate NCC Officer, 11 Raj Army Wing, SPC Government College, Ajmer. मेरा आज का टॉपिक फ्रीडम स्ट्रगल एंड नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें आज हम भारत की आज़ादी के बारे में जानेंगे कि किस तरह से भारत के वीरों ने आज़ादी की जो नींव रखी थी, उस आज़ादी को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्राप्त किया। इंट्रोडक्शन। इंडियन नेशनल जो मूवमेंट था वो एक मास मूवमेंट था, जिसमें बहुत सारा जो आम जन था वो भी उसमें इन्वॉल्व हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था वो जब विफल हो गया तो बहुत सारी पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर एक साथ मिले और इन फैक्टर्स के कारण इस तरह की सिचुएशंस बनी कि लोगों के मन के अंदर आज़ाद होने का ख्याल एकदम दृढ़ हो गया। अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इसी का एक भाग था, जो कि 1885 में हुई। इसके बाद बहुत सारी क्रांतियाँ हुई छोटी छोटी जगह पर, और धीरे धीरे ये छोटे छोटे क्रांति एक मास मूवमेंट बन गया। और उसी तरह मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ, और इस तरीके से टोटल जो देखें हम 1885 से 1947 तक, जब तक कि हमें आज़ादी नहीं मिली, अलग अलग जगह पर विद्रोह हुआ, और इन सब अलग अलग क्रांति की वजह से आज हमें आज़ादी मिली हुई है। रीजंस ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन नेशनल मूवमेंट के 3 बेसिक इम्पॉर्टेंट रीज़न थे। फर्स्ट जो रीज़न था वो था पॉलिटिकल रीज़न। पॉलिटिकल रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था, जो कि उस वक्त बहुत हावी था। फर्स्ट था ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ये थी कि किसी भी तरह वहाँ की जो राजाओं के पास जो सत्ता है उसे अपने हाथों में लिया जाए। तो उन्होंने इस तरह की पॉलिसी बना, बहुत सारे नियम इस तरह के बना रखे थे कि अगर मान लीजिए कोई राजा है, उसकी खुद की संतान नहीं होती है, तो वो डिपेंड हो जाएगी, ब्रिटिशर्स के पास सारी की सारी संपत्ति आ जाएगी, दत्तक पुत्र को वो संपत्ति नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे पॉलिटिकल रीज़न रहे, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ जो ब्रिटिशर्स की थी वो सही नहीं थी। दूसरा है रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, क्योंकि ये 1857 की क्रांति हो चुकी थी और लोगों के अंदर आज़ाद होने का जो जुनून सवार था वो शुरू हो चुका था। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन। बहुत सारे रूल ऑफ लॉ थे, बहुत सारे लॉ ब्रिटिशर्स के ऐसे थे जिसमें बहुत सारी असमानताएं थी। उनके नियम इंडियंस के लिए और ब्रिटिशर्स के लिए दोनों डिफरेंट थे, तो लोगों के अंदर असंतोष की भावना थी। दूसरा जो रीज़न है वो है सोशो कल्चर रीज़न। फर्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ सोशो रिलीजियस मूवमेंट। बहुत सारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट हुए इंडिया के अंदर, जो कि ये जो भेदभाव था सोसाइटी के अंदर, आपस में जो बटा हुआ था, उससे आज़ाद होने के लिए लोगों के अंदर भावनाएं थी। दूसरा था स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स मॉडर्न एजुकेशन के पक्षधर थे और वो चाहते थे कि इंडियन भी वेस्टर्न एजुकेशन को प्राप्त करें। लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारा एक बड़ा ग्रुप ऐसा था जो कि इंडियन एजुकेशन की ही पक्षधर था। दूसरा था रोल ऑफ प्रेस एंड पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जाति के आधार पर, रंग के आधार पर ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे भेदभाव कर रखे थे कि ये गोरे हैं, ये काले हैं, गोरों पर वो ऑफिसर्स बनेंगे, काले लोग किसी हायर पोजीशन पे नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके से आम जनता के अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष था। तीसरा रीज़न है इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिक रीज़न ने ये जो धुआं उठ रहा था उसको आग देने का काम किया। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस बाय ब्रिटिश अंडर डिफरेंट पॉलिसीज़। ये जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी वो हर
चीज़ पर टैक्स लगा रहे थे। मैक्सिमम ऐसा होता था कि वो हर चीज़ पर टैक्स लगा के मैक्सिमम जो पैसा है उसे लेना चाहते थे। दूसरा है उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसी थी, वो डायरेक्ट उसका जो इम्पैक्ट था वो हमारे देश की इकोनॉमी पे पड़ रहा था। हमारी देश की इकोनॉमी बहुत नीचे जा रही थी। और इसके अलावा इन्होंने रेलवे का इंट्रोडक्शन भी कर दिया था, और यहाँ से जो भी कच्चा माल था वो सारा का सारा ब्रिटिश कंट्रीज़ में जा रहा था। तो ये ऐसे तीनों पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक रीज़न रहे जिसके कारण आम जनता जो थी वो इस नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सक्रिय रूप से उन्होंने बात करते हैं बहुत सारी इवेंट्स की। कौन कौन से नेशनल मूवमेंट के अंदर इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए। 1885 में नेशनल कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी स्थापना हुई। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बन गई तो यहाँ से एक संगठन भारत को मिल गया, ठीक है। और इस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसे INC कहते हैं हम, उसको जो सबसे पहले जो उसके फाउंडर थे वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृति स्कूल में यहाँ पर सबसे पहले उसे स्थापित किया गया। और इसके जो WC बनर्जी जो थे वो इसको के प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा आप ये देखिए, ये जब नेशनल इंडियन कांग्रेस बनी तो इसके अंदर आप देखिए सभी लोगों को इन्वॉल्व किया, हर धर्म के लोगों को इन्वॉल्व किया, और पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल। तो इस तरीके से पहला ऐसा संगठन बना जिसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में लीडर्स को चुना गया। इसमें फर्स्ट जो नेशनल कांग्रेस थी उसके अंदर 72 डेलीगेट्स थे। A.O. ह्यूम जो है वो उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित करने में। और A.O. ह्यूम थे जो कि फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो जब हम बात करते हैं तो A.O. ह्यूम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के सेशंस की, जिसके दौरान स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई। 1905 का जो मूवमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है। और ये जो कांग्रेस का सेशन हुआ वो बनारस के अंदर हुआ, जिसे गोपाल कृष्ण गोखले के अंदर ने उन्हें उसके प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 का जो नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो कलकत्ता के अंदर हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। और 1907 में जो कांग्रेस का जो सेशन सूरत के अंदर हुआ था, और जो कि ताप्ती नदी के किनारे पे हुआ था, और इसके अंदर जो बहुत सारी जो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनका स्प्लिट हो गया। फर्स्ट टाइम भेदभाव देखा गया, मतभेद देखा गया इसके अंदर, कि जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे दोनों के विचारों के अंदर मतभेद सबसे पहले सामने आया 1907 की कांग्रेस के सेशन के अंदर। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और मोहसिन मुल्क और अन्य सदस्यों ने मिलकर की। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के अंदर, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर है, वहाँ पर इनकी स्थापना हुई। और इसका मुख्य कारण ये रहा क्योंकि ब्रिटिशर्स की ऐसे पॉलिसी थी कि वो हिंदू और मुसलमान को में भेदभाव कर रखा, उनके बीच में वो दरार डालने का काम कर रहा। तो बहुत सारे मुस्लिम नेता ऐसे थे जिन्हें मुस्लिम लोगों के हितों की चिंता हो रही थी, तो इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। और 1914 में जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, जो कि 1918 तक चला, वहाँ पर इंडियन जो सोल्जर्स थे उन्होंने जर्मनी के खिलाफ ब्रिटिशर्स का साथ दिया। तो यहाँ पर भी हमारा भारत का बहुत सारा जो पैसा था और रिसोर्सेज थे वो वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर खर्च होने शुरू हो गए। तो स्थितियाँ इकोनॉमिकली भी हम थोड़े वीक होते गए।
तिलक जो थे उन्होंने 1916 के अंदर होम रूल मूवमेंट यानी स्वराज के लिए मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि हमें अपना राज चाहिए। और एनी बेसेंट थे, वो भी जो तिलक के जो मूवमेंट था होम रूल मूवमेंट, उसके साथ ये जुड़ गई। 1915 में जो गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से वापस आ गए। जैसे ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, वैसे ही वो यहाँ पर आके देखते हैं कि स्थितियाँ सुधरी नहीं हैं। तो यहाँ पर गांधी जी का जो एक्टिव रोल है वो स्टार्ट हो जाता है। 1916 के अंदर गांधी जी जो हैं साबरमती आश्रम के अंदर पहुँचते हैं और वहाँ पर ये नॉन वायलेंस का अपना जो बहुत इम्पॉर्टेंट इनका मूवमेंट है वो देते हैं। अभी हम देखते हैं कौन कौन से और इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इंडियन स्ट्रगल के अंदर हुए। चंपारण का जो विद्रोह था वो 1917 में हुआ। खेड़ा का जो सत्याग्रह था वो भी 1917 में हुआ। अहमदाबाद के अंदर जो मिल स्ट्राइक थी 1918 के अंदर। और रॉलेट एक्ट जो था वो 1919 में आया। एक रॉलेट एक्ट आप समझिए इसको, ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसी लेकर आए थे, उन्होंने ऐसा कानून पास किया था जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। उनका मानना था, उन्होंने ये कानून लागू किया कि किसी भी भारतीय को बिना उस पर कानून या केस चलाए हुए अदालत में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे पहले ये था कि अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए केस उस पर लागू होना चाहिए। लेकिन रॉलेट एक्ट ने कहा किसी भी इंडियन को, किसी भी अगर उनको लगता है कि ये इनको गिरफ्तार करना है तो बिना केस चलाए भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये रॉलेट एक्ट जो था उसे काले कानून का नाम दिया गया। और ये जो चंपारण और ये सब मजदूर के आंदोलन है, किसानों के आंदोलन, इसमें जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ तो आम जनता उन आंदोलन से जुड़ गई। और ये जो किसान आंदोलन थे साउथ अफ्रीका के बाद जैसे ही वो इंडिया में अंदर जुड़, वैसे ही जो इंडियन मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। 1919 की फरवरी में गांधी जी सत्याग्रह सभा करते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि सत्य के आग्रह के साथ हम आज़ादी चाहते हैं। तो उनका जो अहिंसा वाला जो उनकी नीति थी वो यहाँ से शुरू होती है। इसके बाद जलियांवाला बाग, बहुत फेमस जलियांवाला बाग का जो मूवमेंट है वो हुआ 13 अप्रैल 1919 में, जहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं सत्यपाल जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था अमृतसर के अंदर, और वहाँ पर उसकी गिरफ्तारी के विरोध में आम जनता वहाँ पर इकट्ठी होती है और जनरल डायर जो है वो उन जो निर्दोष जनता है उस पर गोलियां चला देते हैं। तो ये बहुत बड़ा जलियांवाला बाग का मूवमेंट था। और वहाँ पर जैसे ही लोग, इतने सारे लोगों पर जब, निहत्थे लोगों पर जब गोलियां चलाई गई तो उसके बाद आप जनता में ब्रिटिशर्स के प्रति और घृणा पैदा हो गई, जिसमें आज़ादी की जो लगन थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। इसके अलावा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी ने चलाया 1920 के अंदर। इसके अलावा जो इंडियन ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस थी उसकी भी स्थापना 1920 के अंदर की गई और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो लाला लाजपत राय थी। और इसके अलावा बहुत सारे छोटे मूवमेंट हर जगह, भारत के हर जगह छोटे मूवमेंट चल रहे थे जिनकी खुद की अपनी अहमियत थी, क्योंकि इसके साथ आम जनता, उसके साथ किसान, यहाँ पर हम देख सकते हैं, और मजदूर उसके साथ का जुड़ रहे। जहाँ पर ये वो दीवार जहाँ पर की गोलियां चलाई गई और ये स्मारक बना दिया गया है अब मॉडर्न। और यहाँ पर हम देख सकते हैं उसका एक पेंटिंग जिसमें किस तरह से ब्रिटिशर्स जो थे, उनकी जो आर्मी थी, वो यहाँ के जो अमृतसर के लोग थे उन पर गोलियां चला रही है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं गांधी जी का 1920 से 22 तक का नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन।
देखिए किस तरह से स्थितियाँ आज़ादी के लिए बनती जा रही है, लोगों के अंदर आक्रोश किस तरह से बढ़ रहा है। 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। उसके अलावा जैसे ही हम और नेशनल मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं, भारत की आज़ादी की तरफ बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, लोगों में आक्रोश है, तो ये आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को क्या होता है, फांसी दे दी जाती है। तो इससे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स के खिलाफ आक्रोश बढ़ जाता है। इसके अलावा गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट होता है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 5 मार्च को 1931 को हुआ था। इसके अलावा कराची सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और इसके अलावा सेकंड जो कॉन्फ्रेंस है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, वो होती है 1931 में, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 के अंदर। और इसके अलावा पूना एक्ट जो है, जिसमें कि अंबेडकर जी का एक महत्वपूर्ण रोल रहा, और यहाँ पे ये सारे के सारे जो डायलॉग्स हैं वो हो रहे हैं इंडियन और ब्रिटिशर्स के बीच में, कि हमारी जो सत्ता है वो हमारे साथ आनी चाहिए, हमें कुछ ना कुछ अधिकार मिलने चाहिए, और जो रूल्स हैं उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, और इंडियंस की उसमें भागीदारी बढ़नी चाहिए। तो धीरे धीरे इस तरह से स्थितियाँ बढ़ती गई कि ब्रिटिशर्स को इस तरह से इन सब नेताओं ने मोल्ड किया कि अब सत्ता हमारी जो सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए। मैसिव मूवमेंट था जो कि 1942 में चलाया गया, आज़ादी से जस्ट पहले का, और बहुत मैसिव। अब आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं, लाखों लोग इस मूवमेंट के अंदर जुड़े हैं गांधी जी के साथ। तो जब क्विट इंडिया था, अब उन्होंने ठान लिया था कि अब ब्रिटिशर्स आप इंडिया को छोड़ दीजिए। तो गांधी जी ने कह दिया था डू और डाई, यानी करो या मरो। ये जो मूवमेंट है एक लैंडमार्क स्थापित करता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है, और वहाँ पर जो कि हम यूनाइटेड किंगडम के अंडर ही ये वर्ल्ड वार हमारे सैनिक लड़ रहे थे, तो जब ये लड़ने जा रहे थे तो इंडियन के जो लीडर्स थे और ब्रिटिशर्स के बीच में पैक्ट हुआ था कि भाई किस तरीके से हम इस जो जर्मनी की सेना है उसके खिलाफ़ लड़ेंगे। हम तभी लड़ेंगे जब हमारे जो ये रूल्स हैं उसे माना जाएगा। इसके अलावा 1946 में, क्योंकि ब्रिटिशर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था, तो इंतरिम गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी स्थापना हो गई थी जवाहरलाल नेहरू के अंडर में। और मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया को एक एम दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो पावर है इंडिया को सौंप दी जाएगी, जिसे हम प्लान बाल्कान के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 3 जून को इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पास हुआ। तो एक बहुत बड़ा एक्ट है जिसके अंदर जो सारी पावर थी वो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर डिवाइड कर दी गई। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट ने एक इंडिया को, यूनाइटेड इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंडिया और पाकिस्तान। तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी हमेशा से ये रही कि वो जो है जाते हुए भी हमें डिवाइड करके जाएगा, ताकि ये इतना पावरफुल कंट्री के रूप में उभर कर नहीं आ पाए। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जिसने भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े, जिसका कि हम आज तक उसको आज तक हम भुगतते आए हैं। और हम देखते हैं कि जो एक भारत जो था
उसे किस तरीके से ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ने उसे 2 टुकड़ों में कर दिया था। आज हमने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन नेशनल मूवमेंट के डिफरेंट जो लैंडमार्क्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स जो हैं जो कि हमारी आज़ादी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे, उसके बारे में जाना। थैंक यू।